तो अभी अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो अब इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो अब ये क्या होता है? तो हमारे फर्स्ट पार्ट में मीन्स इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यूनिफिकेशन फिजिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है। मीन्स यूनिफिकेशन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम फिजिक्स में बहुत सारे लॉज को और बहुत सारी चीज़ों को यूनिफाई करके सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पता नहीं किसके माइंड में ये आइडिया आया कि हम इन सारे फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन कर दे, मीन्स यूनिफाई कर दे, और फिर नेचर में सिर्फ एक ही फोर्स बचेगा। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ट्राई किया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी को कंबाइन करके मीन्स मर्ज करके एक सिंगल फील्ड थ्योरी बनाए, बट वो इसमें फेल हो गए और ऐसा नहीं हो पाया। और इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को कंबाइन कर दिया, यूनिफाई कर दिया वीक फोर्स के साथ, और फिर इसे बोला गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। तो अब ये सारे चारों भी फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई करने की तैयारी चल रही है। मीन्स कोशिश तो सभी कर रहे हैं। अब ये चारों फंडामेंटल फोर्स यूनिफाई हो सकते हैं या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये चारों फंडामेंटल फोर्स कभी भी यूनिफाई हो ही ना, या ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये चारों भी फंडामेंटल फोर्स यूनिफाई हो जाए और सिर्फ हमें एक ही फोर्स मिले। तब हमारे पास सिर्फ एक ही फंडामेंटल फोर्स होगा। क्या होगा ये तो हमें सिर्फ फ्यूचर के साथ ही पता चल सकता है। तो अब इसे फ्यूचर में छोड़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो हमारे जो जीनियस फिजिसिस्ट है उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम से लेकर इस पूरे गैलेक्सीज, पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया, एक्सप्लोर किया इस पूरे यूनिवर्स को, और कोई ऐसा लॉ डिस्कवर करने की कोशिश की जो समरी हो इस यूनिवर्स के सभी फैक्ट्स की। कोई भी फिजिकल फिनोमेना अलग अलग फोर्स से गवर्न किया जाता है, बट कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। और ऐसी क्वांटिटीज़ जो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज़। जैसे अगर हम देखें फ्री फॉल को, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है एक ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा कंजर्व्ड होती है, मींस कांस्टेंट होती है। और ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो फिज़िक्स का सेंटर है, मींस फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इसमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स अगर आप यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखोगे और काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो वो सेम होंगी। और अगर आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम दिख रही है, इसका मतलब कि जब वो बॉल गिरा तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी या ऐसे ही कोई एनर्जी के फॉर्म में। मीन्स उसका फॉर्म चेंज हुआ है बट वो एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर आप इसे भी ऐड कर लो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही सेम मिल जाएंगी। और इसका मतलब होता है कि एनर्जी ना ही कभी बनाई जा सकती है और ना ही कभी ख़त्म हो सकती है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है। और हम यही मानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों ही डोमेन में बिल्कुल करेक्ट है। और इसीलिए हम ये भी मानते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है। मीन्स इस यूनिवर्स में जितनी एनर्जी अभी है उतनी ही एनर्जी हमेशा रहेंगी। ऐसा ही कुछ हमने क्लास 10th में भी देखा था, साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में, जहाँ पर हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस 10th वाली वीडियो को भी देख सकते हैं।
ये भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, अभी अभी अपलोड हुई है। तो अभी यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही थी, और अभी अभी मैंने ये जो बात की वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब यहाँ पर मास और एनर्जी में क्या कनेक्शन है? तो आइंस्टाइन की बहुत ही ज़्यादा फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने यही बताया है कि एनर्जी इक्वल होती है मास के। जैसा कि सबने सुना होगा E इज़ इक्वल टू mc²। यहाँ पर E यूज़ किया है एनर्जी के लिए और m यूज़ किया गया है मास के लिए। मीन्स एनर्जी इक्वल होती है मास के। यहाँ पर जो C है वो यूज़ किया गया है लाइट की वैक्यूम में स्पीड रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इक्वल होती है मास के और मास इक्वल होता है एनर्जी के। मीन्स मास और एनर्जी दोनों ही इक्वल होते हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं। हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस में ऐसा ही तो होता है। तो अब यहाँ पर एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंजर्व क्वांटिटी स्केलर हो। वेक्टर क्वांटिटी भी कंजर्व्ड हो सकती है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये अगर आपको नहीं पता तो ये भी गूगल पे सर्च कर लेना या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, क्योंकि ये भी हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके, तो इसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर दो और कंजर्व क्वांटिटी है जो है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो अब ये लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो इन दोनों को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मूवमेंटम क्या होता है। सो मूवमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हम मास और वेलोसिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है मूवमेंटम। या फिर सिंपली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है उससे हम बोलते हैं मूवमेंटम। तो यहाँ पर है लीनियर मूवमेंटम और एंगुलर मूवमेंटम। जब ये जो मूवमेंटम है ये एक स्ट्रेट लाइन में है तब हम इसे बोलेंगे लीनियर मूवमेंटम, और जब ये मूवमेंटम सर्कुलर मोशन में हो रहा है तब हम इसे बोलेंगे एंगुलर मूवमेंटम। बट रुक जाओ, ऐसे नहीं, हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो समझ लो एक कार है जिसका वेट है 1000 kg और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रोड से जा रही है और ये हाईवे स्ट्रेट है। तो अब यहाँ पर लीनियर मूवमेंटम कितना हो जाएगा? तो लीनियर मूवमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी के। तो यहाँ पर मास मीन्स कार का वेट है 100 kg इंटू इसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर मास था 1000 और वेलोसिटी है 10, तो 1000 इंटू 10 हो जाएगा 10,000। बट सोचो अब हम यहाँ पर यूनिट क्या लगाएंगे? यहाँ पर केजी आएगा या मीटर पर सेकेंड? तो मूवमेंटम का यूनिट मीन्स SI यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर दोनों ही लगेगा, केजी भी और मीटर पर सेकेंड भी। तो इस कार का मूवमेंटम हो जाएगा 10,000 केजी मीटर पर सेकेंड। और ये सेम मूवमेंट अगर सर्कुलर मोशन में हो रहा है तब हम उसे बोलेंगे एंगुलर मूवमेंटम। अब यहाँ पर लीनियर मूवमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी के, वैसे ही यहाँ पर एंगुलर मूवमेंटम इक्वल होता है पोजीशन ऑफ वेक्टर इंटू लीनियर मूवमेंटम के। तो अब यहाँ पर मोशन सर्कुलर है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ और मून का। तो अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है, तो अब यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है तो उसका एक पॉइंट है जहाँ से ये रोटेट कर रहा है मीन्स अर्थ। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अब पोजीशन वेक्टर और लीनियर मूवमेंटम इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तब हमें मिलेगा एंगुलर मूवमेंटम। जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर L लिखा है वो है एंगुलर मूवमेंटम, जहाँ पर R लिखा है वो है पोजीशन ऑफ वेक्टर और P से हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मूवमेंटम को। इसीलिए मैंने यहाँ पर लीनियर मूवमेंटम की जगह P लिखा था। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियर मूवमेंटम और एंगुलर मूवमेंटम क्या होते हैं, और यूनिट इन दोनों के सेम ही होते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। और ऑफ कोर्स ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब ये दोनों भी कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ होती है, लीनियर मूवमेंटम और एंगुलर मूवमेंटम। तो अब इन दोनों का यूज़ कहाँ पर होता है? तो समझ लो दो कार्स का कोलिजन हो रहा है मीन्स एक्सीडेंट हो रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम मूवमेंट
लॉ की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो कंजर्वेशन लॉ का और नेचर की सिमेट्री का बहुत डीपली कनेक्शन है। और जैसा कि मैंने इस पार्ट के स्टार्टिंग में बताया था, हमारे जो जीनियस फिजिसिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि नेचर के लॉज टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं और ये पूरे यूनिवर्स में सेम होते हैं। फिनोमिना शायद डिफरेंट हो बट ये लॉज हमेशा सेम होते हैं। जैसे ग्रेविटी तो अर्थ और मून दोनों ही जगह पर है, बट अर्थ की ग्रेविटी मून से काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर फिनोमिना डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पे जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो अर्थ, मून और पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। तो यही था नेचर ऑफ फिजिकल लॉ और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में और पूरी तरह से क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आई होप कि मैं इसमें सक्सेसफुल रहा होऊंगा और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है या आपका कोई भी सजेशन है हमारे इस चैनल और इस वीडियो को लेकर, तो वो आप हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं और इस वीडियो पर कमेंट कर भी दे सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अब रात के 3 बज चुके हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, और इतने मेहनत से ये वीडियो बनाई है तो हमारे चैनल को खुद सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी इन एनिमेटेड वीडियोस को फ्री में देख पाए। तो बस इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर कर देना, व्हाट्सएप भी कुछ यूज़ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।